नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी साहित्य की ये पहली कक्षा है। आज हम इसमें साहित्य के कुछ आचार्यों का परिचय जानेंगे। जैसे कि आप टैट के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको देखेंगे तो उसमें साहित्य से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं कि ये रचना किसकी है, ये उपाधि किसकी है, या फिर भास या कालिदास, अश्वघोष, शूद्रक, ये कवि कहाँ रहते थे, इनका राजश्रय क्या था, ठीक है। और इनका कालक्रम भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और प्रिय छंद कौन सा था, ऐसे ऐसे तथ्य बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए आज लेके आए हैं साहित्यिक के आचार्यों का परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले साहित्य में अगर आरंभ से बात की जाए तो साहित्य में सबसे पहले नाम आएगा आपका भास का। भास जो है वो प्रथम नाटककार हमारे पास प्राप्त होते हैं, ठीक है, भास, ठीक है। तो भास का जो काल है वो 450 से 370 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के थे, ठीक है। हमारे संस्कृत साहित्य के जितने विद्वान हुए हैं तो वो ऐसे विद्वान हुए हैं कि जिन्होंने अपने बारे में बहुत कम लिखा है, ठीक है। ये विडंबना भी है और एक उन्होंने अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया, लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं दी है। तो इसलिए तुक्के समझ लीजिए या कुछ कुछ जो उनके तथ्य मिलते हैं, कहीं ना कहीं इनपुट्स मिलते हैं कहीं दूसरे कवि की रचना में या कहीं और, तो उसी के आधार पे उनका स्थान और उनका काल जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो भास का जो काल है वो 450 से 370 ईसा पूर्व माना जाता है और स्थान जो है वो दक्षिण भारत माना जाता है। राजाश्रय मतलब किस राजा के आश्रय में रहते थे, ठीक है। तो राजसिंह या उदयन के। पहले क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे इनके जो दरबार होते थे उसमें जो है वो कवि भी रहा करते थे, हर प्रकार के व्यक्ति उनके राज दरबार में रहते थे। तो उसी तरह जो ये भास कवि थे ये किसके राजश्रय में रहते थे, तो राजसिंह या उदयन के, ठीक है। और आगे आती कृतियाँ इनकी, ठीक है। इनकी कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही हर जगह पूछी जाती हैं और आपने इनकी रचनाओं में से कुछ ना कुछ पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी रचनाओं को जो है वो कुछ भागों में बांटा गया, 3 या 4 भागों में, ठीक है। तो इनके उससे पहले हम इसको कर लेते हैं अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले था उदयन कथा मूलक नंबर 1, दूसरा महाभारत मूलक, रामायण मूलक, भागवत मूलक और कल्पना मूलक। कितने प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5, 5 प्रकारों में इनकी रचनाओं को बांटा गया है, सम्यकम। तो सबसे पहले हम देखेंगे उदयन कथा मूलक। तो उदयन कथा मूलक में कौन कौन सी रचनाएं आती है तो ये देख लेते हैं। तो उदयन कथा मूलक में आती है वैसे पहले स्वपन वासवदत्तम, और फिर आती है प्रतिज्ञा योगंधरायणम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ठीक है। उदयन कथा मूलक में आती है स्वपन वासवदत्तम, प्रतिज्ञा युगंधरायणम, ठीक है। फिर आते सेकंड नंबर पे महाभारत मूलक, ठीक है। महाभारत पे इनके सबसे ज़्यादा अगर नाटक महाभारत पे किसी ने लिखे हैं तो उनका नाम है भास। तो सबसे पहले आता है उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूतगुडोत्कचम, कर्णभार और मध्यम वयायोग, ठीक है। ये रचनाएं आती हैं महाभारत मूलक। अब मूलक शब्द का क्या अर्थ है, हर कथा का एक आधार होता है, ठीक है। किस पे आधारित है वो कथा, तो महाभारत पर आश्रित है इनकी कथा वस्तु। किनकी, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूतगुडोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम वयायोग, ठीक है। फिर रामायण मूलक, रामायण पर आश्रित 2 नाटक है, अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, ठीक है। ये नाटक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। फिर आती भागवत मूलक, तो भागवत मूलक है बालचरितम। फिर आती कल्पना मूलक, अभिमारकम और चारुदत्तम, सम्यकम। तो ये है भास के बारे में कुछ बातें, ठीक है, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनके संबंध में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे इनकी उपाधि क्या है, तो भास की जो उपाधियां हैं उनका नाम है कविता कामिनी हास, भासो हास, अग्निमित्र, ज्वलन मित्र, ठीक है। तो इनको कहते हैं। और इनके जो मूल रूप से नाटक है वो 13 हैं। और ये 13 जो नाटक मैंने आपको पहले बताए कौन कौन से 13 नाटक हैं, यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 नाटक प्राप्त किसको हुए थे, तो प्राप्त हुए थे टी गणपति शास्त्री द्वारा। ये प्राप्त किए थे गए थे केरल से, ठीक है। और इनकी जब लिपि
का पता लगाया गया तो इनकी लिपि मलयालम थी। ठीक है। और इनकी प्रशंसाएं जयदेव जी जो है वो गीत गोविंद में करते हैं। कहते हैं भासो हास कविकुल गुरु कालिदासो विलास। फिर उसके बाण भट्ट लिखते हैं भास देव कुलेरिव। फिर आते हैं उसके बाद आपके पास इन नाटकों में मतलब जो भास के जितने नाटक हैं उसमें जो प्रस्तावना होती है उनको स्थापना कहा जाता है। स्थापना। ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? स्थापना। मेरे पास पेन नहीं है एक्चुअली ना। स्थापना कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को ये स्थापना कहते हैं। सम्यकम। तो ये थी भास से संबंधित कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए मुख्य रूप से आपने इनकी रचनाएं जान लेनी है, ये किसके राजश्रय में रहते ये जान लेना है, और इनकी उपाधियां जान लेनी है। सम्यकम। इतना जान लीजिए बहुत है आपके लिए। ठीक है। भासो हास कविकुल गुरु कालिदासो विलास, ये इसकी इनके लिए एक उक्ति है कालिदास और भास के लिए। ठीक है। भासो हास कविकुल गुरु। ठीक है। कालिदासो विलास, भास के लिए हास यूज़ किया गया और कालिदास के लिए विलास यूज़ किया गया है। ठीक है। याद रखना ये चीज़। ठीक है। तो ये हो गए भास जी। अब आगे चलते हैं हम कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी के बारे में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संस्कृत पढ़ता हो और जिसको कालिदास के बारे में ना पता हो। तो कालिदास का समय अगर हम जाने तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है इनका समय। ठीक है। अन्य नाम इनका दीपशिखा है, कवि कुलगुरु भी इनको कहते हैं। उपासक ये शिव के थे। ठीक है। पत्नी इनकी थी विदोतमा। श्वशुर इनके थे शारदानंद। कौन थे? शारदानंद। ठीक है। मित्र इनके थे कुमारदास जो कि लंका के राजा थे। सम्यकम। देखिए जन्म स्थान के विषय में ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए तो हर व्यक्ति हर प्रदेश चाहता है कि हमारे वहाँ का हो। जैसे उज्जैन वाले बोलते हैं कि कालिदास हमारे यहाँ से थे, कश्मीर वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ से थे, बंगाल वाले बोलते हैं हमारे यहाँ से थे, और महाराष्ट्र वाले बोलते हैं हमारे यहाँ से थे। ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि यहाँ से प्रश्न बनता बहुत कम है, अगर बनेगा तो इनमें से ऑप्शन होंगे। ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। ठीक है। कालिदास कश्मीर जो उज्जैन के निवासी भी थे, कश्मीर के भी थे, बंगाल के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, ये सब याद रख लो। ठीक है। वैसे याद रखने वाली चीज़ है नहीं, यहाँ से प्रश्न बनता बहुत कम है। फिर राजश्रेय कि कहाँ रहे हैं ये, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास रहे हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ये वाली लाइन जितनी भी हैं ये आपसे आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हम इनको उड़ा देते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं कृतियाँ। तो इनकी कृतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए, आपके मतलब हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो कृतियाँ आती है सबसे पहले ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे पहले आते हैं खंडकाव्य। तो खंडकाव्य है ऋतुसंहार, है महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम है नाटक, विक्रमोर्वशीय है नाटक, और विक्रमोर्वशीय को नाटक भी कहते हैं और त्रोटक भी है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूत है खंडकाव्य, उत्तर में एक पूर्व में एक, रघुवंशम है महाकाव्य। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक। ठीक है। कालिदास के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब साथ में चलते हैं इनका जो प्रिय छंद है वो जानिए कि कालिदास जी का प्रिय छंद कौन सा है। तो प्रिय छंद है उपजाति और अनुष्टुप। अलंकार इनका उपमा, उपमा कालिदास से आपने सुना ही होगा। रीति इनकी वैदर्भी है, गुण प्रसाद और रस श्रृंगार रस का यूज़ करते हैं। ठीक है। किंवदंती है इसके बारे में, कालिदास जी के बारे में, विदोतमा वाली और कुमारदास और विक्रमादित्य भोज। ठीक है। किंवदंती ऐसा रही कि विदोतमा इनकी पत्नी थी, कुमारदास इनके मित्र थे, विक्रमादित्य के पास ये रहते थे। इसके पीछे कोई भी तथ्य किसी के पास प्राप्त नहीं होता। ठीक है। किंवदंती हैं सारी। सम्यकम। और इसमें एक दो चीज़ें और मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो कालिदास थे इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनकी उपाधियाँ लिख लीजिए अगर आप नोट्स बनाते हैं तो, शायद मैंने पहले बताई भी आपको। हाँ, दीपशिखा, कुलगुरु। ठीक है। फिर उसके बाद उपमा सम्राट भी इनको कहते हैं। उपमा सम्राट, इसमें लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उपमा सम्राट भी कहते हैं इनको। फिर उसके बाद इसमें लिख लीजिए कि जयदेव इनको कहते थे कि
कविकुल गुरु कालिदासो विलास, जयदेव की उक्ति है ये। फिर उसके बाद एक चीज़ और लिखी है कि जो इनका एक रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जॉन्स ने किया था सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम। एक कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। नाम था, अंग्रेजी अनुवाद किया था किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसने किया था? विलियम जॉन्स, ये अंग्रेज थे भाई साहब, ठीक है। इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। सम्यगम, इतना आपको कालिदास जी के बारे में जानना है। बाकी संस्कृत साहित्य का इतिहास वगैरह पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डीप दिया है, लेकिन पेपर में आपको पास होने के लिए इतना ही काफ़ी, जितना मैंने बताया आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। सम्यगम, आगे चलते आगे आते शूद्रक जी। अब शूद्रक जी जो हैं वो सबसे पहले इनका जन्म स्थान जानते हैं। तो जन्म स्थान इनका है दक्षिणात्य है इनका जन्म स्थान, ठीक है। तो और इनका काल है, तो काल जो है वो इनका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। अन्य नाम इनका शीमुक और सीमुक है। कृतियाँ इनकी मृच्छकटिकम, आपने पढ़ा होगा। मृच्छकटिकम का एक तथ्यात्मक बात है कि वो एक प्रकरण ग्रंथ है, ये आपको जानना है, ठीक है। ये आपको जानना नहीं है। रीति इनकी वैदर्भी है, रस इनका श्रृंगार रस है, ठीक है। शूद्र के बारे में इतना ही जानिए बस, ठीक है। शूद्र के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। मेन है आपको परिचय करवाना कि शूद्र की रचना कौन सी है, वो है मृच्छकटिकम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बात याद रखिएगा, बाकी भी याद रख लीजिएगा ऐसे, पर जो ज़रूरी है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आगे अश्वघोष जी। अश्वघोष बहुत इम्पॉर्टेंट एक कवि हैं। इनका काल जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। अन्य नाम इनका स्वर्णाक्षी पुत्र, बौद्ध कवि। पिता और माता के बारे में, तो पिता का नाम तो इनका प्राप्त होता नहीं है, पर माता थी इनकी स्वर्णाक्षी, ठीक है। तभी ये स्वर्णाक्षी पुत्र कहलाए, ठीक है। इसके बाद है आपके पास निवास स्थान। तो ये रहने के कहाँ के रहने वाले थे? साकेत के, वर्तमान में जो अयोध्या है। शारिपुत्र प्रकरण में सौंदरानंद के अनुसार जो इनकी पुस्तकें हैं, इनकी कृतियां हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ये साकेत के रहने वाले थे। सम्यकम, राजा समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। कनिष्क जो एक राजा हुए हैं इतिहास में, उनके समकालीन थे। कृतियाँ इनकी हैं, सबसे पहले आती बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्रसूची, इसका आता है आपके पास महायान, श्रद्धोत्पाद, गंडी स्तोत्र, गाथा, राष्ट्रपाल, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं। तो ये दो जो हैं स्टार्टिंग के, बुद्ध चरितम और सौंदरानंद, ये है महाकाव्य, याद रखिएगा। शारिपुत्र प्रकरण है प्रकरण, ये इसमें लिखा है बीच में प्रकरण। सूत्रालंकार पाली जातक कथाओं का संग्रह है। पाली जातक कथाओं का संग्रह है, कौन सा? सूत्रालंकार। वज्रसूची जनमना जाति व्यवस्था पर आक्षेप करने वाला ग्रंथ है, ठीक है। जनमना जाति है एक, उस व्यवस्था पर आक्षेप करने वाला ये ग्रंथ है। महायान श्रद्धोत्पाद, ठीक है। ये महायान जो संप्रदाय है, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय, ये दो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। तो महायान संप्रदाय पर दार्शनिक ग्रंथ है, कौन सा? महायान श्रद्धोत्पाद, ठीक है। फिर आता है गंडी स्तोत्र गाथा, ये बुद्ध की स्तुति है इसमें, ठीक है। क्योंकि बुद्ध जो है वो सभी जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके लिए भगवान हैं, ठीक है। तो उनकी स्तुति की जाती है ना जिन मंत्रों या जिन किसी भी चीज़ के द्वारा, तो उसका जो संग्रह ग्रंथ है उसका नाम है गंडी स्तोत्र गाथा, ठीक है। फिर आता है एक नाटक जिसका नाम है राष्ट्रपाल नाटक, ठीक है, ये वाला। सम्यकम, इतनी कृतियाँ इनकी याद रखनी है आपने, किसकी? अश्वघोष की। सम्यकम, तो आपको अश्वघोष समझ आ गया होगा। और अश्वघोष की कुछ उपाधियाँ भी हैं। उपाधि देखिए, उपाधि यहाँ से मिसिंग है, उपाधि इसलिए मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो इनकी उपाधि है आर्य, अरे यार एक मिनट पेन लेता हूँ। उपाधि है इनकी आर्य बदंत, ये बदंत। सम्यकम, पेन है नहीं इसमें, ऐसे चलता है। आर्य बदंत, और दूसरा बौद्ध भिक्षु, यहाँ पे दी भी है शायद, नहीं यहाँ नहीं दी है, चलो यहीं से लिख लो। दूसरी है बौद्ध भिक्षु,
ठीक है, ये इनकी उपाधियाँ हैं, सम्यकम, आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सौंदरानंद, जो इनका एक महाकाव्य है ये वाला, इसको जो है वो हरप्रसाद जो शास्त्री थे उन्होंने नेपाल के महाराजा पुस्तकालय से प्राप्त किया था। ठीक है, किसको? सौंदरानंद को। हर प्रसाद, ये भी हमारी तरह शास्त्री थे, हर प्रसाद शास्त्री। ये नेपाल गए उन्हें घूमने, फिर वहाँ से वहाँ एक मतलब एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है, इसका नाम है महाराजा। ठीक है, तो हर प्रसाद शास्त्री जी नेपाल गए, वहाँ से महाराजा पुस्तकालय से इन्होंने सौंदरानंद को प्राप्त किया था। सम्यकम, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हैं विशाख दत्त जी। ठीक है, तो विशाख दत्त जी हैं, इनका समय है चतुर्थ शताब्दी। ठीक है, पिता थे इनके बटेश्वर दत्त। ठीक है, पितामह थे बटेश्वर दत्त, पिता थे महाराजा पृथु, जिसको भास्कर दत्त भी कहते हैं। स्थान मतलब कहाँ के रहने वाले थे, तो स्थान है इनका बिहार या बंगाल। राजेश्वरे स्वयं राजा थे विशाख दत्त। ठीक है, स्वयं राजा थे। कृतियाँ इनकी है देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम, मुद्रा राक्षसम। इसमें मुद्रा राक्षस सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, रीति इनकी वैदर्भी और गौड़ी रीति है, वैदर्भी और गौड़ी ये रीति है। देखिए आपने जब साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश पढ़ा होगा तो उसमें रीतियों के बारे में और रसों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना, अगर समय लगा तो हम साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश ये सब ग्रंथ भी पढ़ेंगे, अगर हमें समय मिलता है बीच में। ठीक है, मोटा मोटा उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे, बारहवीं है, हर्ष है, बाणभट्ट है, दंडी है, माघ है, विभूति, भट्ट नारायण, बिल्हण, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिताक्ष महाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर, मतलब बहुत सारे आचार्य जिनके बारे में हम जानेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं इस वजह से, तो इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।